नमस्कार। गोविंद पारिक के 80 पेज के सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं पेज नंबर 69 की बात करेंगे। 69 पेज में हम लोग सबसे ऊपर क्या लिखे हैं, कुछ मैटर हम लोगों ने नोट डाउन कर रखा है, देखेंगे। स्नायु कृमि का वर्णन सारंगधर संहिता में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, स्नायु कृमि का वर्णन सारंगधर संहिता में मिलता है। उसको देखेंगे, भैषज रत्नावली के राइटर कौन है? गोविंद दास सेन है। उसको देखेंगे राजनिघंटु, जिसको हम लोग कॉमनली अभिधान चूड़ामणि के नाम से जानते हैं। राजनिघंटु का दूसरा नाम अभिधान चूड़ामणि, जिसके लेखक श्री नरहरि पंडित। श्री नरहरि पंडित नाम याद रख लीजिएगा, ब्रांड नेम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजनिघंटु के लेखक जो है श्री नरहरि पंडित हो, ठीक है ना। नरहरि नरहरि लिखा है, पंडित लिख दीजिएगा। गोरक्ष संहिता के लेखक सत शास्त्री, ये कुछ राइटर है और कुछ सविताएं हैं, ठीक है ना। सो देखेंगे पिशाची जातहाड़ी में जो होते हैं कामला के लक्षण मिलते हैं, एक तरह से जॉन्डिस के लक्षण मिलते हैं। सो देखिए, दंत संपत्ति की संख्या होती है 15 और अप्रशस्त दंत संपत्ति मतलब प्रशस्त दंत की संख्या 15 होती है, अप्रशस्त दंत की संख्या 5 होती है। उसमें सित असित आते हैं, ठीक है ना। सो देखेंगे पुत्र जननी, पुत्र जननी किसका पर्याय है? लक्ष्मणा का। पुत्र जननी किसका पर्याय है? लक्ष्मणा का पर्याय। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे, नवायस लौह में घटकों की संख्या व अनुपान है। ये अक्सर पूछा जाता है कि नवायस लौह में घटकों की संख्या व अनुपान है, तो घटकों की संख्या क्या है? 10 होती है। नवायस लौह में घटकों की संख्या 10 होती है, तो 10 कौन कौन से होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, मतलब त्रिफला में हरित की, विविध की, आम्ल की, ये 3 हो गए। त्रिकटु में 3 हो जाएगा और त्रिमद में 3 हो जाएंगे। 3 3 6 3 9, 3 3 3 9 हो गया। प्लस लौह 50% लौह होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछता है कि नवायस लौह में लौह का अनुपात कितना होता है? ये होता है 50%। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और साथ देखेंगे इसका अनुपान क्या है, नवायस लौह का अनुपान क्या है? मधु व घृत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देखेंगे नेक्स्ट, कालमेघ नवायस लौह का वर्णन किया है। तो अभी तक लोगों ने आपने नवायस लौह के बारे में देखा, बट यहाँ कालमेघ नवायस लौह की बात कर रहे हैं यादव जी आचार्य ने। यादव जी तिक्रम जी आचार्य आपने सुना होगा इतिहास में, फर्स्ट ईयर में। तो ये है यादव जी आचार्य ने कालमेघ नवायस लौह का वर्णन किया है, ठीक है। उसको देखेंगे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी संप्राप्ति है? ध्यान दीजिएगा, विकल्प संप्राप्ति। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी संप्राप्ति है? दैट इज कॉल्ड विकल्प संप्राप्ति। इसमें क्या होता है? दोषों की अंशांश कल्पना की जाती है, दोषों की अंशांश कल्पना की जाती है, ओके। उसके बाद देखेंगे सूक धान्य के भेद हैं, 15 बोले गए हैं, लेकिन भाव प्रकाश ने धान्य पंचक दिया है। सूक धान्य के भेद 15 हैं, ठीक है ना, लेकिन भाव प्रकाश ने केवल धान्य पंचक का, मतलब 5 धान्य के 5 भेद बोले हैं। शहद सेवन का निर्देश है वर्षा ऋतु में। क्यों बोला गया है? क्योंकि वर्षा ऋतु सभी दोषों की प्रकोपक ऋतु होती है, सर्वदोष प्रकोपक ऋतु होती है। इसमें वात पित्त कफ तीनों दोष प्रकोप होते हैं, इसलिए सभी खाने पीने की चीज़ों में शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, मंथ का सेवन निर्देश है, मध्य सेवन का निर्देश है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है ना। शिवदास सेन की कुछ प्रमुख टीकाओं के बारे में देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शिवदास सेन की टीकाएं। देखेंगे चरक संहिता पर चरक तत्व प्रदीपिका, चरक संहिता पर चरक तत्व प्रदीपिका, चक्रदत्त पर तत्व चंद्रिका, अष्टांग हृदय पर तत्वबोध जो कि उत्तर तंत्र पर लिखी गई है, और रस रत्न समुच्चय पर तत्वबोधनी, ठीक है ना। कुछ प्रमुख टीकाएं हैं। उसको देखेंगे वृंद माधव जो कि 8वीं शताब्दी के थे, 8th सेंचुरी के थे। उन्होंने क्या है, स्नायुक रोग का वर्णन किया है। स्नायुक रोग आपने इससे पहले ऊपर क्या देखा, स्नायु कृमि देखा था, तो स्नायु कृमि का वर्णन सारंगधर ने किया था, बट स्नायुक रोग का वर्णन वृंद माधव ने किया है। स्नायुक रोग का वर्णन वृंद माधव ने किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, पारसिक यवानी का कृमि रोग में वर्णन बताया। तो वृंद माधव ने स्नायुक रोग का वर्णन किया है, साथ ही साथ पारसिक यवानी का कृमि रोग में वर्णन बताया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें नेक्स्ट देखेंगे सोढ़ल। सोढ़ल जो सोढ़ल के द्वारा अर्क कल्पना पूछी जाती है, पूछा था अर्क कल्पना किसकी देन है, अर्क कल्पना किसने दिया है, तो सोढ़ल। साथ ही साथ कुमार आसव निर्माण विधि,
सोढल ने अर्घ कल्पना के बारे में बताया प्लस कुमारे आसव का भी निर्माण बताया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे योग रत्नाकर। योग रत्नाकर 17वीं शताब्दी की ग्रंथ है। ठीक है, इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है? शीत प्रमेह का वर्णन मिलता है, उत्फुल्लिका का मिलता है, मंथर ज्वर का मिलता है, भीमसेनी कर्पूर का नेत्र रोग में प्रयोग बताया। तो प्रश्न पूछा जाता है भीमसेनी कर्पूर का नेत्र रोग में प्रयोग सर्वप्रथम मतलब किस संहिता मिलता है? तो वो है योग रत्नाकर। आपका आंसर सही हो जाएगा। देखेंगे भाव प्रकाश ने संशोधक के लिए अंशोधक शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है ना, भाव प्रकाश ने संशोधक के लिए, संशोधक जो टर्म होता है जो कि चरक ने दिया है, अन्य आचार्य ने दिया है, उसके लिए अंशोधक शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखेंगे राज निघंटु, जिसको हम लोग इसका दूसरा नाम अभिधान चूड़ामणि भी है। राज निघंटु का दूसरा नाम अभिधान चूड़ामणि। ये प्रश्न पूछा जाता है। राजनिघंटु का काल जो है 17वीं शताब्दी है। इसके लेखक ऑलरेडी हम लोग ने बात कर लिया, श्री नरहरि पंडित है। नरहरि पंडित द्वारा जो है राजनिघंटु, जिसको अभिधान चूड़ामणि है कहते हैं, और चूड़ संग्रह नामक जो एक ग्रंथ लिखा गया। ठीक है ना, उसका देखिएगा निघंटु शेष। निघंटु शेष जिसको हम लोग अभिधान चिंतामणि भी कहते हैं, जो कि 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। हेमचंद्रकृत द्वारा लिखा हुआ ये शास्त्र है। ठीक है ना, उसको देखेंगे शस्त्र अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ होता है, ये क्षार होता है। किसने बोला है? सुश्रुत ने। शस्त्र और अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ क्या होता है? क्षार होता है, सुश्रुत ने बोला है। जबकि अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ क्या होता है? जलौका होती है, किसने बोला है? चरक ने बोला। शस्त्र और अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ क्षार होता है, जो कि सुश्रुत ने बोला है। जबकि अनुशस्त्रों में केवल जो श्रेष्ठ होता है वो जलौका होता है, वो चरक के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ बीमारियों के बारे में बोला गया है। तालुपात मतलब जो पैलेट होता है उसका नीचे गिर जाना, ये सुश्रुत के द्वारा बताया गया। तालुपात बीमारी है जो कि सुश्रुत के द्वारा बोला गया है। इसमें वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसको मस्तुलिंग क्षय भी बोलते हैं। मस्तुलुंग क्षय भी बोलते हैं, मस्तुलुंग क्षय भी बोलते हैं। ठीक है ना, उसको देख तालुकंटक जो व्याधि होती है वाग्भट के द्वारा बताई गई है। इसमें कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें स्तनपान निषिद्ध होता है। स्तनपान या फीडिंग, मदर फीडिंग नहीं कराती हैं। उसको देखें शल्य चिकित्सक के गुण होते हैं, 6 होते हैं। कुमारागार का वर्णन मिलता है चरक व अष्टांग संग्रह में। सन्निपातिक ज्वर के भेद होते हैं, चरक ने 13 मान लिए हैं, काश्यप ने 13 मान लिए हैं, सुश्रुत ने 1 माने हैं। ध्यान दीजिएगा, सन्निपातिक ज्वर के भेद चरक ने 13, काश्यप ने 13, सुश्रुत ने सिर्फ 1 भेद माने हैं। उसके बाद देखेंगे पागल कुत्ते की जड़ी, पहले भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। पागल कुत्ते की जड़ी नीलिका होती है, जबकि पागलपन की जड़ी जो होती है अश्वगंधा होती है, और प्लेग की जड़ी कांडीर होती है। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, उसको देखेंगे क्षार निर्माण करना चाहिए। क्षार निर्माण करना चाहिए शरद ऋतु में करना चाहिए, लेकिन सुश्रुत इसमें जो सुश्रुत यादव ने जो रेशियो बताया 1:6 का बताया, मतलब क्षार और जल का। ठीक है ना, औषध और जल का। सारंगधर ने 1:4 या 1:8 बता दिया। उसको देखेंगे हारित संहिता का वास्तविक नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हारित संहिता का वास्तविक नाम है वैद्यक सर्वस्य। वैद्यक सर्वस्य जो है हारित संहिता का वास्तविक नाम होता है या दूसरा नाम होता है। तुलसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अष्टांग संग्रह में हुआ है, मतलब किस ग्रंथ में तुलसी का शब्द का प्रयोग तुलसी शब्द से हुआ है। ठीक है ना, तो अष्टांग संग्रह। सर्वार्थ सिद्ध अंजन का वर्णन वाग्भट ने किया है। धातुओं में यसद का वर्णन, धातुओं में यसद अर्थात जिंक का वर्णन सर्वप्रथम शारंधर संहिता में आया है। भैंसज रत्नावली में 4 स्थान है, 216 अध्याय है। यह ग्रंथ गोविंद दास सेन कृत द्वारा बनाया गया है, मतलब गोविंद दास सेन द्वारा कृत है, रचित है। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।